एक बार मैं चाहूंगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। रेखा जी, 1 साल पहले दिल्ली के लोगों ने अपनी जो भाग्य रेखा थी वो आपके हाथों में दे दी थी। अब पिछले 1 साल में अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आपकी वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको आप खास तौर से रेखांकित करना चाहेंगी, दिल्ली वालों के लिए आपने काम किया। सबसे पहले तो मैं अपनी दिल्ली के निवासियों को, दिल्ली के अपने भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि जिन हाथों में उन्होंने अपना वर्तमान और भविष्य सौंपा है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उनकी सभी आशाएं और आकांक्षाएं ये सरकार पूरी करेगी और लगातार अपने समय को, अपनी शक्ति को दिल्ली के वेलफेयर के लिए, दिल्ली के विकास के लिए लगाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि 1 साल में क्या उपलब्धि मानते हैं हम, मैं ये मानती हूँ कि इस 365 दिन में हमने कोशिश करी कि दिल्ली की दिशा बदले और आने वाले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने वाले होंगे। ये एक एक दिन दिल्ली की जितनी लीगेसी प्रॉब्लम्स थी, दिल्ली के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, दिल्ली की जो विशेष थी, उसको पूरा करने में हमने लगाया है। एक शानदार रोड मैप के माध्यम से आने वाले समय में दिल्ली की उन तकलीफ़ों को हम ख़त्म कर पाएँ, उसकी तैयारी की है। और एक एक दिन, एक एक योजना दिल्ली की बेहतरी के लिए हमने लागू की। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो अब तक रुकी हुई थी और आपकी सरकार ने इसे 1 साल में शुरू किया? पहले ही दिन 20 फरवरी को जिस दिन सरकार ने अपनी शपथ ली, उसी दिन दिल्ली की वर्षों से रुकी हुई आयुष्मान आरोग्य योजना हमने दिल्ली में लागू की, जिसमें 10 लाख रुपए का हेल्थ केयर सिस्टम हमने दिल्ली के लोगों को दिया। वय वंदन योजना लागू की, जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के हर बुज़ुर्ग के लिए जो 70 साल से ऊपर का है, उसको इनकम का जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो दिल्ली का हर बुज़ुर्ग उस योजना का लाभ ले पा रहा है। तो ये एक ऐसी बड़ी योजना है जिसमें दिल्ली के लोगों को एक सुकून मिला कि आने वाले समय में किसी भी बीमारी की स्थिति में उन्हें सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके इलाज के लिए, उनकी ताबीरदारी के लिए। और इसी तरीके से मैं दूसरी बात कहूँ तो दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग अलग अलग शहरों से रोज़गार की आशा में, व्यापार की आशा में, पढ़ाई के लिए अलग अलग अपने मोटिव्स के साथ, लक्ष्यों के साथ में दिल्ली आते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो किसी व्यक्ति की है वो भोजन है। तो दिल्ली सरकार ने 70 अटल कैंटीन्स के माध्यम से रोज़ाना 70,000 लोगों को मात्र 5 रुपये में बहुत ही सम्मानजनक भोजन बिठा के कराने की व्यवस्था की, ताकि इस दिल्ली शहर में कोई भूखा ना सोए। रेखा जी, जब आप बात कर रही हैं आयुष्मान योजना की, जब आप बात कर रही हैं आरोग्य केंद्र की, तो आम आदमी पार्टी दावा करती थी अपने मोहल्ला क्लिनिक का, और उनका कहना था लोगों तक उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी, लोगों को उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता था। वो कहाँ है अब? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक मोहल्ला क्लिनिक जिसे नाम दिया गया, वो सड़क किनारे नाले पे बना हुआ पोटा कैबिन, जहाँ ना डॉक्टर, ना दवाई, ना कोई सुविधा, उसे आपने एक मार्केटिंग कर करके ये कहा कि जी मोहल्ला क्लिनिक है। जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी है, टेस्टिंग भी है, ब्लड टेस्ट इत्यादि 80 प्रकार के टेस्ट आप वहाँ से करवा सकते हैं। वहाँ वैक्सीनेशन भी है। प्राइमरी हेल्थ केयर के एक ऐसी मिसाल ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसके कारण से बड़े हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड घटा है और व्यक्ति अपनी दिनचर्या की लगभग 70% ज़रूरतें केवल इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से पूरी कर सकता है। तो इसमें कहीं पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार के अड्डा थे, जहाँ की अकाउंटिंग, जहाँ की बिलिंग आज भी सीएजी के पास पेंडिंग पड़ी है, और वहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार के अड्डे खुले थे वो दुनिया जानती है, दिल्ली जानती है। तो कहीं से भी मैं कहूँ कि आज दिल्ली की जनता खुश है कि उन्हें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है उसके कारण से दिल्ली की जनता में सुकून है।
रेखा जी, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। मैं सोचा था बाद में आप सवाल पे आऊंगा आपके पास में, लेकिन आपने कर ही दिया है जिक्र। तो भ्रष्टाचार का आरोप आपने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर भी लगाया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सभी लोग बरी हो गए। आप जिस मोहल्ला क्लिनिक पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो भी आरोप है। आम आदमी पार्टी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा, जबकि बीजेपी लगा बहुत लंबे वक्त से रही है। राहुल जी, दो तरह की अदालतें होती है। एक होती है जनता की अदालत, जिसमें पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को गुनहगार साबित करते हुए इस सत्ता से बाहर किया। और दूसरी बात है हमारी न्याय व्यवस्था की, न्याय प्रक्रिया की, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, अनेकों केसेस आम आदमी पार्टी के मुतल्लिक वहाँ पर लगे हैं। और इस न्यायिक प्रक्रिया में किसी एक स्टेज पे आपको ये मिल जाना कि आप उसको मिसगाइड करें पब्लिक को कि मुझे बरी कर दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट की टिप्पणियां पूरे देश ने सुनी है, पूरी दिल्ली ने सुनी है। एक कोर्ट ने आपको थोड़ी सी स्पेस दे दी तो आपने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और ये जो जज है इसको तो अवार्ड दिया जाना चाहिए, उनके साहस की आप भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और दूसरे जज ने जहां आपको कटघरे में खड़ा किया तो आपने उन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये व्यवस्था तो वो खुद ही जाने कि किसको वो तमगा देते हैं, किसको नहीं देते, परंतु न्याय जो है वो पूरी तरीके से होकर रहेगा। रेखा जी, पिछली बार आपने अपना बजट 1 लाख करोड़ का रखा था, लगभग 31% का उसमें इजाफा किया था पहले के मुकाबले। 24 तारीख को आप दोबारा बजट रखने जा रही हैं। ये तो खैर उस वक्त पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी अभी कोई कोर एरिया जो आपको लगता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बजट में सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है? राहुल जी, ये मैं मानती हूँ कि वर्षों से दिल्ली अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसती रही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश की राजधानी में होना चाहिए वो कभी दिल्ली में था ही नहीं। आज दिल्ली में जैसी रोड्स होनी चाहिए, जिस तरीके के फ्लाईओवर्स होने चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उन सारी चीज़ों की आज भी किल्लत हमारे इस शहर में है। आज भी लोग अपनी छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए तरस रहे थे। मैंने अपने पिछले बजट में भी और इस बार के बजट में भी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अधिक महत्व दिया है। मैं चाहती हूँ देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, यहाँ रहने वाले दिल्ली के लोगों का मन खुश हो, यहाँ उनको बेहतर रोड्स मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्थाएं मिलें, स्कूल, कॉलेजेस, अपने शहर में ही उनको अपने भविष्य निर्माण करने की हर एक सुविधा मिलनी चाहिए। इस पे मेरा पूरा बजट केंद्रित होगा। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और रेखा जी, पिछले लंबे वक्त से हर बार सितंबर आते आते दिल्ली के लोगों को या तो मास्क लेना पड़ता है, अपनी गाड़ियां घर पर रखनी पड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं और पूरी दुनिया में दिल्ली की फजीहत होती है। ये बंद हो पाएगा? कभी ऐसा वक्त आएगा कि ग्रैप लगना बंद हो जाए, कभी ऐसा वक्त आए कि लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकल पाएँ। आप अगर रोड मैप बना रही हैं तो क्या इसमें कुछ वक्त है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई डेडलाइन आप दे सकती हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात नहीं कहूँगी। मैं इतनी बात कह सकती हूँ, हर साल दिल्ली की हवा पहले से बेहतर होगी। हर साल दिल्ली का माहौल, दिल्ली का पर्यावरण पहले से और सुकून देने वाला होगा, क्योंकि आज जो काम दिल्ली में हो रहा है पॉल्यूशन को लेकर के, उस तरीके से कभी सरकारों ने उस पर प्लान ही नहीं किया। और ये कोई एक दिन की खड़ी की हुई प्रॉब्लम नहीं है राहुल जी। ये समय के साथ जिस तरीके से समस्याओं की अनदेखी होती गई तो ये समस्या बढ़ती गई। रेखा जी, आप डीटीसी की बात कर रही थी। डीटीसी का जो डेटा है सीएजी के अकॉर्डिंग, उसका घाटा 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। 64,000 करोड़, 64,000 करोड़। आप 14,000 गलत, 50,000 गायब हो गया। और लगभग 44% जो बसेस हैं उनकी ओवरेज हो चुकी है, यानी उनको हटाया जाना ज़रूरी है। 2009 से बस का किराया बढ़ा नहीं है। इस स्थिति में क्या डीटीसी सरवाइव कर पाएगी? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ राहुल जी। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल पिछली सरकार ने दिया, बड़ी अच्छी बात है। हमने उसको फ्री ट्रैवल को कंटिन्यू किया, परंतु एक योजना लाए, पिंक सहेली कार्ड।
ताकि दिल्ली की हर महिला के पास में पिंक सहेली कार्ड हो। वो फ्री ट्रैवल करेगी अपने पिंक कार्ड के साथ कि जितनी बार वो ट्रैवल करेगी अपना कार्ड स्वाइप करेगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी बहुत ऊंचक उचक के पूछ रही है कि अरे फ्री ट्रैवल दिया था आपने, पिंक कार्ड क्यों किया? पिंक कार्ड इसलिए किया क्योंकि जिन महिलाओं के फ्री ट्रैवल के नाम पे पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गोरख धंधा कर रही थी, उसको बंद करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कि जितनी महिलाओं ने ट्रैवल किया उतनी ही बिलिंग हो, उतने के अगेंस्ट ही सरकार पैसा दे, उसके लिए हम पिंक ट्रैवल लाए ताकि महिलाओं के लिए योजना तो चलती रहे, परंतु जो करप्शन उसके पीछे था कि 100 महिलाओं ने ट्रैवल किया और बिलिंग हो रही है 1000 टिकटों की, तो उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो पुराने लोगों को तकलीफ होने लगी। तो इसी तरीके से हर विभाग से, विशेष रूप से डीटी से, हमने करप्शन के सारी लीकेजेस को ख़त्म किया। इस पूरे विभाग को एक बार रिवाइव करने के लिए काम किया। मैं आपको अगर बताऊं कि 20,000 ड्राइवर जो कि डीटीसी के थे वो फ्री बैठे हुए थे और पूरी की पूरी बसेस जो है वो प्राइवेटाइज कर दी गई। प्राइवेट बसों के साथ ड्राइवर ले लिए गए। दिल्ली सरकार के जो ड्राइवर थे उनको बैठे हुए तनख्वाह दी जा रही थी, काम नहीं लिया जा रहा था पर तनख्वाह दी जा रही थी, और प्राइवेट बसों को चलाने के लिए कमीशन दी जा रही थी। तो ऐसी दोहरी मार दिल्ली की जनता को लगातार लग रही थी और उसी दोहरी मार के कारण से डीटीसी भी घाटे में आई, दिल्ली भी घाटे में आई, विकास के काम रुक गए। परंतु 1 साल से हमने इस भ्रष्टाचार के सारे अड्डों को ख़त्म किया और दिल्ली को सच में विकास की राह पे ले जाने का काम किया। रेखा जी, एक और चुनौती है, जब हम लोग सड़क की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जाम लगातार लंबे वक्त से बना रहा है। हालांकि शीला दीक्षित के वक्त में यहाँ पर फ्लाईओवर्स तैयार हुए थे, बने थे, लेकिन उनके बाद से दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये जाम की समस्या दिल्ली में ख़त्म हो गई। अभी मैं ही आ रहा था, आईटीओ से यहाँ पहुँचने में 3.5 किलोमीटर में 25 मिनट लगे। दिल्ली कभी जाम मुक्त हो पाएगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ ट्रैफिक कंजेशन की बात जो आपने कही, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, नए फुटओवर ब्रिज जो चाहिए वो नहीं हुए। एक जो ड्रेनेज सिस्टम था दिल्ली शहर का वो भी वर्षों पुराना था, 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण उन ड्रेन्स में जितनी बारिश आज के समय में है या जितनी ज़रूरत पानी की लेने की आज की होनी है, उसकी ड्रेन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी नहीं थी। 50 साल बाद हमारी सरकार के आने के बाद हमने नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया ताकि दिल्ली की सड़कों से वाटर लॉगिंग ख़त्म हो। वाटर लॉगिंग ख़त्म होगी तो कंजेशन ख़त्म होगा, कंजेशन ख़त्म होगा तो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो व्यवस्थित हो पाएगा। और इसके अलावा भी दिल्ली में हमने आइडेंटिफाइड करके 64 ऐसे पॉइंट निकाले जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा था। उन सब के पीछे साइंटिफिकली क्या कारण है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको हमने टेंडर लगा करके कहीं से रोड को ठीक करना है, कहीं से यू टर्न देना है, कहीं पे बैरिगेटिंग करनी है। ये सब काम लगातार दिल्ली में हो रहे हैं। वाटर लॉगिंग को दिल्ली में ख़त्म किया जा रहा है, फुटओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स पूरे किए जा रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स के लिए लगातार सरकार बजट दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता को ट्रैफिक में आराम दिखाई देगा। 1 साल तो हो गया आपको, आपके भी फ्लाईओवर सभी योजनाओं में ज़मीन पर नहीं दिख रहे। देखिए, आप मुझे उन बातों के बारे में कह रहे हैं जो काम बारापुला फ्लाईओवर, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। बारापुला फ्लाईओवर का नाम आप सबने सुना होगा, जबकि जो मयूर विहार साइड के हैं, पिछली सरकार के समय में शुरू हुआ और उसका जो कॉस्टिंग था वो 1200 करोड़ रुपए का था। हमारे आने के बाद हमने कहा भाई ये बारापुला पिछले 4-5 साल से बंद पड़ा है, क्यों नहीं काम चल रहा है इसका। पता चला यहाँ से फ्लाईओवर आके इतना रुक गया, यहाँ से फ्लाईओवर आके इतना रुक गया। बीच का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि नीचे जो है ज़मीन जो थी उसको एक्विजिशन नहीं हुआ था, उसमें पेड़ों का कटिंग का परमिशन नहीं हुआ था। आज उस फ्लाईओवर का कॉस्टिंग 1650 करोड़ हो गया। आज हमारी सरकार के आने के बाद हमने लैंड एक्वायर करी, पेड़ों की परमिशन लेकर के आए कटिंग की, और अब वो जून तक वो फ्लाईओवर कंप्लीट होगा। रेखा जी, एक बड़ी समस्या दिल्ली में
एजुकेशन माफिया भी रहा है। लंबे वक्त तक ये कोशिश की जाती रही और आप भी कोशिश कर रही हैं कि ख़ासतौर से जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन वो लग नहीं पा रही है, क्यों? मैं फिर दोहराना चाहूँगी, प्राइवेट स्कूल्स को बिजनेस मान के करने वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया, और उस व्यवसाय को ख़त्म करने के लिए जो एक नीति होनी चाहिए थी कभी उसको लाया नहीं गया। सरकार के पास ऑफिशियली कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो उन पे रोक लगा सकती। सरकार के होते हुए भी स्कूल अपनी मनमानी करते रहे। पहली बार दिल्ली के इतिहास में जब हमारी सरकार आई तो हम दिल्ली स्कूल फ़ी रेगुलेशन एक्ट लेके आए, जिसमें पूरी तरीके से स्कूलों को ये बाउंड किया गया कि वो फ़ीस अपनी मन मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, उनको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, कमेटी गठित करनी पड़ेगी और उसमें जितने स्टेक होल्डर हैं वो सब लोग अपनी राजीनामा देंगे, तभी कोई स्कूल अपनी फ़ीस को कंसीडर कर सकता है। ये पहली बार हो पाया। पहली बार कोर्ट में प्राइवेट स्कूल वालों को घेरा गया, उनको इस चीज़ पे बाउंड किया गया कि वो फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। तो ये शुरुआत है और इस शुरुआत के कारण से मैं समझती हूँ कि दिल्ली के लाखों बच्चे, दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को फ़ायदा मिल पा रहा है और इन स्कूलों पे सख्ती भी हो पा रही है और शिक्षा को व्यवसाय बनने से भी हम रोक पा रहे हैं। पहली बार सरकार कानून लेके आई और आप देखेंगे कि इस साल 1 रुपए की भी फीस नहीं बढ़ी है, किसी भी स्कूल में नहीं बढ़ी है और उसका सीधा फ़ायदा दिल्ली के बच्चों को और दिल्ली के पेरेंट्स को मिला है। रेखा जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर आपके विज़न 2027 की बात करें, 2027 की बात करें, तो क्या है वो? मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली को विकसित भारत के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित दिल्ली के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा और विकसित दिल्ली में वो सभी ज़रूरतें हमें पूरी करनी पड़ेगी जो आज दिल्ली वालों की मांग है। आज दिल्ली को बेहतर हवा चाहिए, आज दिल्ली को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो मेरा विज़न ये है कि मैं अपने इस दिल्ली शहर को बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दूं, नए फुटओवर फ्लाईओवर्स दूं, दिल्ली के हमारे सभी स्कूलों को AI एनेबल करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ें, दिल्ली का हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, हर एक हॉस्पिटल में बेहतर इलाज मिल सके, जो मशीनरी की कमी है, जो बेड्स की कमी है, उसको हम पूरा करें। ये आने वाला 1 साल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने वाला होगा, ये मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू सो मच।